सबसे पहले बात ईडी की गिरफ्त में मौजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होगी, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि आज उनकी रिमांड की मियाद खत्म हो रही है। इस दौरान नजर इस बात पर रहेगी कि कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल वीडियो मैसेज में दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल आज जब कोर्ट में पेश होंगे तो कथित शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केजरीवाल पर आज क्या क्या होने वाला है, मतलब कौन कौन सी खबरें हैं और कौन कौन काम आज हैं, ये पहले जानिए। पहला मामला जो है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल की पेशी है कहां? तो राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। आज तक जो है ईडी ने उन्हें रिमांड पर रखा था, पूछताछ कर रही थी। दूसरा मामला क्या है आज, वो भी जान लीजिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो है ये एक और मामला सुना जाएगा। क्या है इसमें? माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में सुनाई होगी। मामला क्या है? सीएम पद से हटाने की मांग है। किसकी याचिका है? सुरजीत सिंह की याचिका है। इस याचिका में कहा गया है कि जो है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया है वो सीएम नहीं रह सकता है, तो इस पर भी अब सुनवाई होनी है। सबसे पहले अब हम 3 सहयोगियों के पास जाएंगे, जिसमें दीपक रावत हमारे पास जुड़ेंगे। दीपक, कल केजरीवाल की पत्नी ने दावा किया था कि कोर्ट में वो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। सूत्रों के हवाले से क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्या खुलासा होने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जो शरद चंद्र रेड्डी है, जो कि मुख्य आरोपी था इस पूरे मामले में, उसने गिरफ्तारी के बाद से करीबन 59 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बीजेपी को दिया है। और इसकी जो एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी चीज़ें जारी की हैं, जो दस्तावेज जारी किए हैं, उन्हीं दस्तावेजों को अरविंद केजरीवाल के वकील, और मुमकिन है कि आज अरविंद केजरीवाल भी जज से ये कहें कि वो ये जानकारी खुद से देना चाहते हैं, यानी कि वो खुद जज को ये बताना चाहते हैं कि उनके पास आखिर ऐसे कौन से सबूत हैं। तो ये एक बड़ा ये हिस्सा हो सकता है जो खुलासा जो करने जा रहे हैं। एक पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया जाएगा कि आखिर किस मुख्य आरोपी ने, जो इस कथित शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, उसने किस तरीके से बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। दूसरी तरफ अगर मैं एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं विवेक, थोड़ी सी जल्दी से, ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर तैयारी कितनी ज़्यादा है। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, सामने राउज एवेन्यू कोर्ट है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, वाटर कैनन की गाड़ियां लगाई हुई हैं, क्योंकि अक्सर अरविंद केजरीवाल और चाहे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह जब भी कोर्ट में लाए जाते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको रोकने के लिए एहतियातन पुलिस ने बंदोबस्त किया हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए दीपक रावत। अब चलते हैं मनोज वर्मा के पास। आज जब केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी तो ईडी का क्या रुख रहेगा? मनोज वर्मा। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, आपको बताना चाहूंगा कि करीब 2 बजे अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो ईडी के सूत्र हैं वो साफ तौर पर हमें ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आज और रिमांड की मांग की जा सकती है। 6 दिन से अरविंद केजरीवाल रिमांड पर है और इस दौरान ईडी के सूत्रों ने हमें ये बताया कि करीब 3 से 4 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कई बार सहयोग नहीं किया था। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस रखकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। तो जो कुछ सवाल थे जिनके जवाब ईडी को मिल पाए हैं, लेकिन तमाम अभी ऐसे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब अभी ईडी को नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जब अदालत में ईडी पेश करेगी तो आज और रिमांड की मांग कर सकती है। 14 दिन तक का ईडी रिमांड ले सकती है। 6 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि आज कितने दिन की रिमांड की मांग ईडी अदालत में करेगी। जी ठीक है, दीपक और मनोज, और साथ में दिख रहे हैं निपुण सहगल। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, पहले वो बता देता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनको सीएम पद से हटाने के लिए इस मांग वाली याचिका पर, जनहित में याचिका, आज दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने अर्जी में दलील दी है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आज एक दूसरी सुनवाई भी होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सीधे निपुण सहगल के पास। निपुण, याचिका में सीएम केजरीवाल को हटाने की मांग की गई है। इस तरह की अर्जी पर सुनवाई का कानूनी पहलू क्या होता है, जरा बताइए। बिल्कुल विवेक, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इससे पहले दीपक को और मनोज को सुन रहा था। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो खुलासा कोर्ट में खुलासा करेंगे, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं,
ये राजनीति के लिए अच्छी लगती है, इससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट ये देखेगी कि ईडी के पास क्या बातें हैं और ईडी को अगर रिमांड की जरूरत है तो वो रिमांड भी दे सकती है या न्यायिक हिरासत में भेज सकती है, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस तरह के खुलासे और ये बातें राजनीति के लिए ठीक हैं, भाषणबाजी के लिए ठीक हैं, बाहर अपने समर्थकों को कुछ बताने के लिए ठीक है, कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके सवाल का जवाब कि यहाँ पर एक याचिका दाखिल की गई है सुरजीत सिंह यादव नाम के व्यक्ति की तरफ से, जो हिंदू सेना नाम का संगठन भी चलाते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, कहा जा रहा है जेल से शासन चलाएंगे। ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता के भी खिलाफ है, कानूनी प्रावधानों के भी खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट उन्हें पद से हटाएगा? अगर पद से हटाना है तो ये एलजी का काम है, एलजी सिफारिश भेज सकते हैं। तो क्या वाकई हाईकोर्ट प्रीएम्प्ट करेगा एलजी के किसी एक्शन को और ये कहेगा कि आप ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये भी एक शक की बात है, एक संदेह की बात है कि हाईकोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि इस तरह के विषयों पर आमतौर पर जनहित याचिका इंटरटेन होते बहुत कम देखी गई है। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ रहिए। एक और बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूं। शराब घोटाले में ईडी आज शाम आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ भी करेगी। ईडी ने गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं को समन किया है। जिन नेताओं को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनमें अमित पालेकर, रामाराव वाघा शामिल हैं, जिन्हें समन भेजा गया है। अमित पालेकर और रामाराव वाघा गोवा विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे। मनोज वर्मा के पास इसका जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं। मनोज, गोवा के नेताओं से पूछताछ का मकसद क्या है? क्या जो जिसकी बात चल रही है मनी ट्रेल की, उसे ढूंढने की कोशिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने निकल करके आया कि 100 करोड़ रुपए जो हैं वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे और उसमें से 48 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो गोवा इलेक्शन में किया गया था। यही वजह है कि जो ईडी की टीम है, जो इस चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछताछ करना चाहती है और जो मनी ट्रेल है उसको स्टेब्लिश करना चाहती है कि उन 48 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो कहाँ कहाँ पर हुआ, वो जो पैसे थे वो किस किस के पास पहुंचे। यही वजह है कि इन लोगों से पूछताछ की जाना जरूरी है। इसी वजह से इनको समन किया गया है। अब ये देखना होगा कि ये लोग ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये साफ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब 100 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे, उनके नेताओं तक पहुंचे थे और उसमें से 48 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो गोवा चुनाव के दौरान हुआ था। इसी वजह से इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। बस ये देखना होगा कि ये लोग पूछताछ में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। जी, तब आगे ये हमें पता भी चल पाएगा कि ईडी का रुख क्या होता है या फिर जांच की ओर आगे बढ़ती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। केजरीवाल को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। अरे बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते थे, कहते थे सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन रिमांड ले लो, सच बाहर आ जाएगा, भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया गांधी जी के लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून, कैसे हो सकता है? भारत का कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो इनकी पार्टी के पार्षद से लेके, सांसद से लेके, विधायक से लेके, मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक सब जेल में हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। आज वो आरोपी हैं, हिरासत में है, जांच एजेंसी अपना काम कर ही रही है। लेकिन दिल्ली को लूटने का काम, दिल्ली को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल के शासन में हुआ है और एक शराब नीति नहीं, कई घोटाले हैं इस दिल्ली की सरकार के। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे परतें खुलेंगी, इस पूरे मामले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, ये सच अब छुपा नहीं रहेगा। अब हमने आपको वार पलटवार दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करेंगे। बिहार में महागठबंधन में
सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है उसकी बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि 26 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए 9 और लेफ्ट के लिए 5 सीटें दी जा सकती हैं। पिछले कई दिनों से महागठबंधन में सीटों पर बातचीत चल रही है और अब खबर आई है कि अब यह बातचीत फाइनल हो गई है। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीट जाएगी, लेफ्ट के हिस्से में 5 और आरजेडी जो है वो खुद 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये कुछ ही मतलब आज ये संभावना है कि आज इस बात का ऐलान हो जाएगा। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस हलचल पर रखते हैं अपनी पैनी निगाह। जैनेंद्र, आज ऐलान हो जाएगा क्या? देखिए, पूरी संभावना आज को लेकर के यह है कि पटना में आज शाम सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है, फाइनल फार्मूला, उसका ऐलान हो जाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है, हालांकि वो निजी दौरे पर थे। इन सब के बीच ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की थी सीट बंटवारे को लेकर के, और ऐलान किया था कि पटना में सीट बंटवारे को लेकर के औपचारिक तौर पर सारी बात बताई जाएगी। आज के बारे में पूरी संभावना है कि लालू और तेजस्वी पटना लौटेंगे और कांग्रेस नेता भी जो दिल्ली में है वो सभी पटना जाएंगे, और संभवतः आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और अगर आज किन्हीं वजहों से नहीं हो पाई तो कल जरूर हो जाएगी, लेकिन अगले 1-2 दिन में सीट बंटवारे का जो फार्मूला है, जिसकी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। औरंगाबाद और बेगूसराय के बाद पूर्णिया भी कांग्रेस ने एक तरीके से आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। पूर्णिया पर भी अब देखना यही है कि कांग्रेस की जो कोशिश थी कि आरजेडी उसे न सिर्फ 9 सीटें दे बल्कि मजबूत सीटें दे, उसमें आरजेडी कांग्रेस के लिए कौन-कौन सी सीटें छोड़ती है। जी जैनेंद्र, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है, लगातार जो बयान आ रहे थे और जो मुख्य केंद्र में एक सीट बनी हुई है पूर्णिया, कि पप्पू यादव क्या करेंगे आगे, उनका क्या होगा? मेरी जो नजदीकी सूत्रों से पप्पू यादव की बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं, और वो चुनाव भी लड़ेंगे। अगर कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। उनकी अपनी पार्टी भी है, वो भी अभी उसका भी अस्तित्व बरकरार है। बेशक उन्होंने विलय का ऐलान किया था, लेकिन कागज पर तो अभी वो पार्टी उनके पास है ही। वो अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो MIM के भी संपर्क में है समर्थन के लिए, क्षेत्रीय नेताओं के समर्थन में। तो पप्पू यादव अपनी तरफ से पूर्णिया में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो चुनाव लड़ेंगे भी। हालांकि वो भी इंतजार कर रहे हैं अपने पत्ते खोलने के लिए। एक बार जब इंडिया अलायंस के घटक दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, इसके बाद वो भी अपना रुख साफ करेंगे, अपने पत्ते खोलेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। वहां बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताने जा रहा हूं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने पर एक गजब कहानी सामने आई। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने पर्चा भरा है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं आसिम रजा ने पर्चा भरकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आसिम रजा 2 बार उपचुनाव हार चुके हैं। इस खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी अहमद बिलाल। सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं, वो अभी हमारे से संपर्क नहीं हो पाया है। जैसे जुड़ते हैं मैं ले जाऊंगा, तब तक ये खबर जान लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, रामपुर में जो पेच फंसा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2 उम्मीदवार आ गए हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने खुद को पार्टी का उम्मीदवार बताया है और दावा यह भी किया है कि रामपुर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनाते हैं आपको। रामपुर से इस बार एक प्रत्याशी ने जो नामांकन पर्चा भरा है उसकी कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद में ये इमामत करते थे और अब इन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने का मन बना लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी साहब। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने पर्चा भरा है, उसमें से एक आप भी थे। पहले तो ये दर्शकों के सामने कन्फ्यूजन नहीं, देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो किसके लिए आए थे, उन्होंने किसके हाथ में लाकर जी जो कागजात थे वो हमारे हक में दिए, हमें दिए। और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी उन्होंने जो है हमें अपनी मोहब्बत से नवाजा है। आजम भाई जेल में हैं और माननीय अध्यक्ष जी उनसे जेल में मिलने के लिए गए। बहुत सम्मान देते हैं उनका, सम्मान करते हैं उनका, और इसकी वजह से सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन ये सवाल ये हमसे रिलेटेड नहीं है। हमें तो जो जिम्मेदारी दी है और हम जो इरादा और अज़्म करके आए हैं, आप उसके बारे में क्या मतदाता जो है वो आपकी तरफ रुजू करेंगे, ये बड़ा सवाल। हमें पूरी उम्मीद है
यकीन है, दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों के अंदर उनकी आंखों में एक उम्मीद जगी है, मैं देख करके जो यकीन की कैफियत पैदा हुई है, हमें उम्मीद है कि वतन की ज़मीन मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो हमने आपको एक उम्मीदवार जो वहाँ के अपने बताए जा रहे हैं नकवी, उनको सुनवा दिया। वहीं आजम खान के करीबी आसिम रजा ने दावा किया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है, वो भी आपको सुना। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है, प्रोसेस फाइनल नहीं है। प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा, फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। तो रामपुर में एक सीट है, दो उम्मीदवार हैं, ये अपडेट है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो एनडीए में सीटों पर बात बन गई है। बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। महाराष्ट्र में 28 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 14 सीटों पर, और राष्ट्रीय समाज पार्टी के हिस्से में एक सीट जा सकती है। अब देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति है वो बन गई है। आगे मैं आपको इसका और आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि किसके हिस्से में कितनी सीटें गई हुई हैं। बीजेपी के हिस्से में 28 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट वाली जो है उसमें 14 सीटें, एनसीपी अजित गुट में 5 और राष्ट्रीय समाज पार्टी के हिस्से में 1 सीट गई हुई है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की 28 संभावित सीटें कौन कौन सी हैं, ये जरा जान लीजिए कि कौन कौन सी सीटें बीजेपी के हिस्से में आई हैं। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर और अहमदनगर, बीड, पुणे, धुले, दिंडोरी, उत्तर मुंबई, अकोला, अमरावती, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, माढा, दक्षिण मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, सांगली, सातारा, नंदुरबार, जलगांव, जालना, भिवंडी, रावेर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो है ये गई है कहां, तो बीजेपी के हिस्से में सीट बंटवारे के हम सूत्रों के हवाले से ये बात आपको बता रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए ये भी जानना जरूरी है कि जब सीट शेयरिंग हुई तो शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से की जो संभावित सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जरा मैं आपको बता देता हूं। रामटेक, बुल्ढाणा, यवतमाल वाशिम, हिंगोली, कोल्हापुर और हाथकलगणे, छत्रपति संभाजीनगर और मावल, ये वो सीटें हैं जो गई हैं शिंदे गुट के हिस्से में। शिरडी, पालघर, कल्याण, ठाणे, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम, ये गई है शिंदे गुट जो शिवसेना है उसके हिस्से में। अब बात करते हैं कि जो एनसीपी है अजित पवार वाली, उनके हिस्से में कौन कौन सी सीटें जा सकती हैं। रायगढ़, बारामती, शिरूर, नासिक, धाराशिव, ये वो सीटें हैं जो एनसीपी शरद पवार माफ कीजिएगा जो एनसीपी है अजित गुट की, उनके हिस्से में ये सीटें जा सकती हैं। अब मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, जब ये संभावित हम सीटें देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के हिस्से में अभी भी काफी अहम सीटें गई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी है और बड़े स्तर पर वो लोकसभा चुनाव लड़ती है, और जिस प्रकार से शिवसेना और एनसीपी में विघटन हुआ है तो ऐसे पर बहुत ज़्यादा सीटों पर बीजेपी उनको देने के पक्ष में नहीं थी। यानी जितने सिटिंग एमपी थे, जैसे शिवसेना के जितने सिटिंग एमपी थे 13 थे, उनको 14 सीटें दी गई हैं। अजीत पवार के सिर्फ 3 थे, उनको 5 सीटें दी गई हैं, तो उनको सम्मानजनक नंबर दिए गए हैं। लेकिन पहले से ये तय था कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। 28 सीटों का जो नाम सामने आया है, बीजेपी इस पर लड़ेगी। 29 था, बल्कि एक महादेव जानकर जो कि राष्ट्रीय समाज पक्ष है उसके नेता हैं महादेव जानकर, उनको एक सीट दे दी गई है, बीजेपी अपने कोटे से दी है। तो ऐसे देखा जाए तो वो 29 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी। एक महत्वपूर्ण बात है, एक सीट और कम हो सकती है अगर एमएनएस से बात बन जाती है, तो जो दक्षिण मुंबई वाली सीट है, दक्षिण मुंबई एमएनएस को दी जा सकती है और बीजेपी का एक नंबर कम होगा। फिर भी पहले की तुलना में बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में बीजेपी ज़्यादा लड़ रही है। मुंबई जैसे शहर की बात करें तो मुंबई में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 सीटों पर लड़ रही है। बड़े शहरों पर जहाँ जहाँ देखा जाए तो नेताओं के छत्रप हैं, यानी कि बड़े नेता, जो स्थानीय नेता बड़े हैं, जो हमें पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा था कि जो जिस क्षेत्र का बड़ा नेता होता था उसका वहाँ पर दांव लगाया गया था, कुछ वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसी सीटों पर बीजेपी लड़ने जा रही है। कुल मिलाकर बातें सब कुछ साफ हो गई हैं। महायुति की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभी तक समय नहीं बताया गया, लेकिन दोपहर बाद की संभावना जताई जा रही है।
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये सभी बातें स्पष्ट कर दी जाएंगी कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कैसी स्थिति में लड़ेगा, चुनाव स्टार प्रचारक कौन होंगे, कैसे एक साथ कहां पे एक मंच पर तमाम नेता मौजूद होंगे, ये सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कल जिस प्रकार से हमने देखा कि नवनीत राणा का भी जो फाइनल टिकट था वो हो गया है, बीजेपी से वो चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले याद होगा 2019 में वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और एनसीपी ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। अब वो बीजेपी की उम्मीदवार हो चुकी है। तो ये बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़कर मैदान में उतरना चाहती है और जो यहाँ पर लक्ष्य लेकर चल रही है 45+ का, 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें 48 हैं, तो 45+ के नारे के हिसाब से बीजेपी ज्यादा सीटों पर कमल के चिन्ह पर लड़ना चाहती है। मृत्युंजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंडीगढ़ में हुई कोऑर्डिनेशन बैठक में कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर हो गया है। उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया। अब प्रस्ताव पर विचार करने और औपचारिक घोषणा करने का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। कंगना और शिमला सीट पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। ये भी अब जानकारी अहम निकल कर आई है कि कंगना के खिलाफ जो है अब प्रतिभा सिंह जो है वो खड़ी होंगी और उनका नाम भी फाइनल हो गया है। चंडीगढ़ में जो कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी, कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह का नाम मंजूर हो गया है। अब उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। आशीष, अब जो टक्कर है वो बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी और बहुत कड़ी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कंगना रनौत जो एक तरह से फिल्मी दुनिया की बड़ी सुपरस्टार हैं, बीजेपी ने उनको मैदान में उतार करके निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जिसकी वजह थी कि कल चंडीगढ़ में ये बड़ी बैठक की गई, विवेक, जिसका आप हवाला दे रहे थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा सिंह पहले बहुत काफ़ी रिलक्टेंट थी, वो नहीं चुनाव लड़ना चाहती थी। लीडरशिप ने उनसे आग्रह किया, एक बार उन्होंने बेमन तरीके से कह दिया था कि ठीक है विचार कर लेंगी लड़ने के लिए, लेकिन कल दिल्ली से बाकायदा प्रभारी राजीव शुक्ला भेजे गए थे इस बैठक में, जिसमें उन्हें समझाया गया, मनाया गया और आखिरकार उनके नाम का प्रस्ताव पारित हुआ। अब सेंट्रल लीडरशिप को उनका नाम डिक्लेयर कर देना है। देखिए, वीरभद्र सिंह की विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, पार्टी की जो फर्स्ट चॉइस थी वो प्रतिभा सिंह नहीं थी, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह थे। वो चाहते थे कि पिता वीरभद्र सिंह की लेगेसी, उनकी सिंपैथी जो है वो बेटे के साथ चलेगी और फिर कंगना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जब वो राजी नहीं हुए, वो स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहते हैं, तब प्रतिभा सिंह से ये निवेदन किया गया था। अब हमें ये भी देखना होगा कि भाई ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वीरभद्र सिंह का अभी भी अच्छा खासा वर्चस्व है। डिस्पाइट दैट कास्ट इक्वेशंस भी वहाँ बहुत मैटर करते हैं और ये बड़ा दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है वहाँ पर विवेक, क्योंकि दो ठाकुरों की लड़ाई होगी। इन दोनों की बिरादरियाँ भी, हम और आप इस पर ड्वेल करें ना करें, लेकिन ये वहाँ की एक सच्चाई है। तो बीजेपी ने एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है। सीधे वीरभद्र सिंह की पत्नी अब उनको चुनौती देंगी, ऐसा लगता है कि उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा और मुझे लगता है ये क्लैश ऑफ टाइटन्स, एक वन ऑफ द बेस्ट सीट्स होगा फॉर जर्नलिस्ट टू कवर एंड लोगों की नज़र उस पर पैनी बनी रहेगी। और जब कंगना का नाम सामने आया था उसी समय से प्रतिभा सिंह का जो बयान है वो सामने आ गया था कि जब यहाँ पर आई थी प्राकृतिक आपदा तब कंगना कहाँ थी। तो ये जो लड़ाई है वो काफ़ी रहने वाली है दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुत्व की छवि के लिए मशहूर नवनीत राणा बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार मुंबई पहुंची है। एबीपी न्यूज से बातचीत में नवनीत ने अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया है। नवनीत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया है। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कल ही अपने पति की बनाई हुई पार्टी से इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। मैम, अपने घर की पार्टी से कल इस्तीफा दिया और एक बड़ी पार्टी में, आप राष्ट्रीय पार्टी में बतौर उम्मीदवार आप अमरावती से हैं। सिंबल नेशनल पार्टी तो है, पर जिस पार्टी से मैं आज एमपी बनी थी फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टाइम, उसी पार्टी के माध्यम से एक नेशनलाइज पार्टी, एक छोटे कार्यकर्ता की पहचान और मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किस तरीके से स्ट्रगल करता है, ये वही पहचान सकता है जो खुद मिट्टी से स्ट्रगल करके आज देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मुझे लगता है जो कार्य मैंने पिछले 12-13 वर्षों में और 5 वर्ष एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्य किया है, उसकी पहचान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी और अमित शाह जी ने रखा है। तो मैं उनका दिल से और अमरावती कर पूरी धन्यवाद कर रही है। क्यों, पहली बार जब से लोकसभा हुआ है तब से आज तक कभी भी बैलेट पे कमल नहीं आया है।
तो ये अमरावतीकरों का भी सपना था कि एक बार एटलीस्ट कमल का उम्मीदवार हमारे अमरावती को मिले और उसके माध्यम से हमारे अमरावती का विकास हो। तो मेरी नसीब है कि वो पहली बार कमल में लेकर मेरी अमरावती में खिलाने के लिए निकली हूँ। तो मुझे लगता है मेरा नसीब है कि हमारे अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझ पर विश्वास रखा और विश्वास रख के इतनी बड़ी जवाबदारी देने की मानसिकता रही। 2019 में आप निर्दलीय चुनी गई थी, लेकिन 5 साल तक आपने एनडीए का ही साथ दिया। तमाम जो एनडीए या मोदी सरकार की नीतियां थी उस पर ही आपने अमल किया। यहाँ तक कि आपने हनुमान चालीसा गाया, उसके लिए आपको जेल जाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। पार्टी ने उसका फल दिया। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि रवि जी 2014 से देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ये राज्य में थे। कई लोग शिफ्ट हुए दूसरी जगह जब सरकारें बदली, पर हमारा डेडिकेशन, हमारी उनके साथ अटैचमेंट और हमारी विचारधारा जो थी, ऑपोजिशन में भी थे तो उतने ही स्ट्रांगली हम ऑपोजिशन में उनके साथ बैठे देवेंद्र जी के साथ और संघर्ष किया। संघर्ष से पीछे कदम नहीं हटाया। तो मुझे लगता है हम दोनों ही, रवि जी और मैं, जब एक विचारधाराओं से हम जुड़े हुए हैं और एक ही विचारधारा, तो उनके साथ लड़ने में कोई और संघर्ष ये नारी के साथ जन्म से ही होता है और आखिरी सांस तक नारी संघर्ष के साथ ही रहती है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी 100% मेरी विचारधारा है और हनुमान जी ने तो ऐसी कृपा दिखाई जो उनका विरोध किया, उनका परिवार भी उनके साथ नहीं रहा, तो इससे ज्यादा बड़ी कृपा हो नहीं सकती है। स्थानीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है आपका, कुछ तो सहयोगी दल ही विरोध कर रहे हैं, बच्चू कडू हैं, अरसुल हैं, तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो मजबूत होगा उसका ही विरोध होगा। मुझे नहीं लगता है गधों की गिनती कोई करता है, जो मैदान में दौड़ता है उसी घोड़े की पहचान होती है। तो फिर भी मैं जितने भी एनडीए के घटक हैं उनको मैंने कल ही बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के विनंती की कि आप सभी लोग सीनियर हैं, घटक हैं, लीडर्स हैं एनडीए के, तो आप लोगों ने मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, वो 400 पार में एक अमरावती हो, उसके लिए मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखिए और वो विकास के लिए आप सभी एक मंच पे आइए। इतनी मैंने विनंती कल भी की और आपके चैनल के माध्यम से आज भी की। हमसे बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे राणा को, उन्होंने ये कहा कि अब वो चुनाव लड़ेंगी इसी विचारधारा के साथ। हालांकि पहले भी जब इनके बयान आ रहे थे, इससे कम से कम ये बात तो साफ हो गई थी कि ये बीजेपी के साथ जा सकते। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से ये बड़ी खबर है। यहाँ एक नानक माता कस्बे में कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की बाइक सवार अपराधियों ने हत्या कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें खटीमा के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। पहचान के लिए एसटीएफ को लगाया गया है। वहीं हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं उन बाइक सवारों की जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नानक माता कस्बे में कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की बाइक सवार अपराधियों ने हत्या कर दी है। देखिए, वो भी आ गई हैं तो तस्वीरें, जब अपराधी आ रहे थे बाइक सवार, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोली लगी और उसके बाद खटीमा के अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस पर पुलिस का कहना है कि हमलावरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पहचान के लिए एसटीएफ को लगाया गया है। वहीं हत्याकांड की जांच अब उसके लिए एसआईटी की जो है एक गठन किया जा रहा है। अब इस पर पुलिस का क्या कहना है वो जरा आपको सुनाते हैं। गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं। घटना की जांच पड़ताल के लिए एक एसआईटी का पुलिस मुख्यालय द्वारा गठन किया गया है, जिसमें एसटीएफ के लोग रहेंगे और स्थानीय पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे। और इस एसटीएफ को कहा गया है कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेके इसके सभी पहलुओं की गहनता से जांच करें। संवाददाता अतुल चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास ये चलते हैं। अतुल, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, ये हत्या क्यों हुई? देखिए, जो हमारी पुलिस सूत्रों से बात हुई है उनका कहना है कि अभी फिलहाल फॉरेंसिक जांच चल रही है घटना स्थल पर, और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि
किसी आपसी रंजिश की वजह से हुई है या इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद इसके तार कुछ पंजाब से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ऊधम सिंह नगर में ये डेरा प्रमुख है, नानक बटा साहब, ये सिखों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। मतलब जितने भी तराई एरिया के सिख हैं वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और इसकी एक बहुत जबरदस्त मान्यता है। और इस घटना के बाद पूरे इलाके के अंदर एक सनसनी टाइप की फैल गई है। आप अगर जो पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया है, आप उसमें क्लियर देख सकते हैं कि जो बाबा तरसेम सिंह है वो के ऊपर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने से अचानक से एक बाइक पर 2 सवार आते हैं और जिसमें पीछे जो सवार बैठा हुआ उसके हाथ में बंदूक थी और उसने सीधे गोली मारी और बड़े आराम से चले गए। मतलब उनको कोई भी खौफ नजर नहीं आया। तो अभी कह नहीं सकते कि इसका एंगल क्या होगा। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची हुई है, चारों तरफ जो है इलाके को सील कर दिया गया है और वहां से पुख्ता तथ्य उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लगे कि हमलावर कौन थे। हालांकि उनको देखकर प्रथम दृष्टया अभी ये लग रहा है कि शायद सिख ही बिरादरी के वो लोग थे। ठीक है, ये भी काफ़ी अहम है, लेकिन इससे पहले भी क्या ऐसे हमले हुए हैं, इसके कोई इतिहास रहा है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।